सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमारे 7 प्रिंसिपल रह गए थे ना, हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले थे, राइट। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखो, ज्वाइंट फैमिली को हम सेंट्रलाइजेशन कंसीडर कर सकते हैं एंड न्यूक्लियर फैमिली को डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा क्यों था? देखो, ज्वाइंट फैमिली में जितने भी डिसीजन होंगे दैट विल बी टेकन बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड ग्रैंडफादर। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या था, हम लोग सब क्या करेंगे, हर एक फैमिली अपने अपने डिसीजन लेती है, लेकिन कोई मेन डिसीजन था वो कहां पे चला जाएगा, ग्रैंडफादर के पास। यही चीज हम लोगों के पास कंपनीज में होती थी। कंपनीज में सेंट्रलाइजेशन भी हो सकता था, डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता था, लेकिन फियोल कहता था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिर्फ सेंट्रलाइज या सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं यूज करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। जहां पे जरूरत हो वहां पे तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज सेंट्रलाइजेशन। मींस पॉलिसी बनानी है, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, ऐसे डिसीजंस के लिए हम सेंट्रलाइजेशन रखेंगे। लेकिन रॉ मटेरियल परचेज करना है, डेली रूटीन के जो हमारे डिसीजंस हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पे चले जाएंगे, राइट। सो मतलब हम लोग सिर्फ एक चीज लेके नहीं चलने वाले, ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। क्या करेंगे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। सेंट्रलाइजेशन क्या था, हमने कर लिया ज्वाइंट फैमिली, जहां पे सारे डिसीजन कौन लेगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसके अलावा कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, न्यूक्लियर फैमिली, जहां पे हर एक फैमिली अपने अपने रिगार्ड में डिसीजन लेगी, लेकिन जो मेन डिसीजन होगा दैट विल बी टेकन बाय द ग्रैंडफादर, राइट। वही चीज यहां पे थी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हम लोगों के पास स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल ध्यान से समझ। स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या कहता था, यह कहता था कि जो अथॉरिटी है वो क्या होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए, और जो सजेशंस हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ। क्या होना चाहिए, मैंने कहा A B C D E F X Y Z M N O X Y Z M N O। तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या कहता था, अगर A ने कोई बात F को बतानी है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल डिलीवर टू B, B C को D। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चेन को फॉलो करेंगे। और हां, अगर कोई सजेशन इस पर्सन ने इसको देना है, या मैंने कहा O ने X को देना है, तो एक इसको बताएगा N को, N M को, Z Y N X। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता था स्केलर चेन का, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अथॉरिटी को स्टेप बाय स्टेप डेलीगेट करेंगे। मतलब पहले मैं जो काम है या वर्क है पहले अपने सबॉर्डिनेट को दूंगा, फिर वो आगे डेलीगेट करेगा। और कोई भी बॉस या सबॉर्डिनेट सिर्फ अपने इमीडिएट बॉस से या सबॉर्डिनेट से कांटेक्ट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। फियोल कहता था अगर हम ऐसा कर लेते हैं ना तो हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है और वी कैन इजीली फाइंड आउट कि चीज कम्युनिकेट होनी कहां से स्टार्ट हुई, राइट। अब इसी स्केलर चेन में उन्होंने गैंग प्लैंक दे दिया आप लोगों को ये चीज। अब ये क्या कहती थी, इन्होंने कहा जैसे M यहां पे N है और क्या है, हम लोगों के पास E है, ये दोनों क्या है, सेम लेवल पे हैं। देखो इनका लेवल सेम, इनका सेम। तो अगर सेम लेवल के इंप्लॉई, मैंने कहा सपोज कर लो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये कौन सा है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इनका लेवल सेम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपस में अगर कोई इंफॉर्मेशन या कोई बात शेयर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक, राइट गाइस। ये था हम लोगों के पास स्केलर चेन। क्या कहता था, आप लोगों को क्या करना है, कम्युनिकेशन एक स्ट्रेट लाइन में करना है, एंड इमीडिएट बॉस को या तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो या इमीडिएट को आप क्रॉस करके नहीं जा सकते, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या करता था, ये वो बोला नहीं है कि हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया भैया सामान ले आओ, नो।
ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता था, जो जगह जिस सामान के लिए है या जो प्लेस जिस इंडिविजुअल के लिए है, वो प्लेस उसी इंडिविजुअल के लिए होना चाहिए या वो सामान उसी जगह पे होना चाहिए जो प्लेस उसके लिए बनाया गया। अगर ये प्रिंसिपल हम लोग फॉलो नहीं करते तो हमारी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अब ये प्रिंसिपल कैसे फॉलो होता था, देखो मैंने कहा कि आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं आप क्या करो, चौक लेके आओ, तो आप क्या करोगे, एक स्पेसिफिक रूम होगा जहां से आप जाओगे चौक ले आओगे। ऐसा तो नहीं ना कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि जाओ एक बुक लेके आओ, तो डेफिनेटली यू विल गो टू द लाइब्रेरी, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा सामान कहां पर मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ही ना कि बुक्स कहां पर पड़ी होंगी, तो आप क्या करोगे, उनको ढूंढते रहोगे, राइट। तो इन्होंने बोला ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता था, हर सामान अपनी जगह पे होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाइक की सर्विस करवाने जाते हैं, तो वहां पे जो मैकेनिक है ना, आप कभी नोट कर लेना, अगर वो कोई चीज उठा के लेके आ रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट उठा के लेके आ रहा है, तो वापिस भी वो क्या करता है, वहीं पे रख देता है, सो दैट अगर दूसरे मैकेनिक को वो चीज चाहिए तो वो इजिली उठा ले। अगर वो उसको उसी जगह पे नहीं रखेगा तो क्या होगा, दूसरा मैकेनिक आएगा, ढूंढता रहेगा, उसका काम डिले, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस हिट हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता था, जो सामान जिस जगह पे होना चाहिए वहीं पे आपको रखना और वहीं पे मिलना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, टाइम वेस्टेज, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट है इक्विटी। अब इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कहता था, ये देखो, मैंने कहा मिस्टर एक्स थे, इनके नीचे दो सबॉर्डिनेट आ गए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। जो मिस्टर ए था ना, वो इनका क्या था, रिलेटिव था। क्या हुआ, मिस्टर बी गए पहले सर के पास, कहते सर मेरे को लीव चाहिए मंडे की। वो कह क्या, काम कौन करेगा, वापिस चलो अपनी सीट पे, छुट्टी चाहिए इनको, आ जाते हैं। तो ये बेचारा अपनी सीट पे आगे बैठ गया। थोड़ी देर बाद ए चला गया, ये कहता सर छुट्टी चाहिए, कहता हाँ हाँ बैठो कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी, आप अपना सारा काम किसको बता के चले जाओ, बी को बता के चले जाओ। अब क्या यहां पे इस पर्सन ने दोनों को इक्वल ट्रीट किया, नहीं, और ये बंदा क्या हो जाएगा, इस जॉब से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, और जब डिससेटिस्फाइड हो गया तो अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने वाला नहीं है। तो हम लोगों के पास इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कहता था, ये प्रिंसिपल कहता था कि भैया आपका किससे कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप है, दैट्स इट, होने दो, हमें लेना देना नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या करोगे, सबको इक्वल ट्रीट करोगे। अगर इसने इसको छुट्टी नहीं दी थी, जैसा बिहेव इसके साथ था, अगर वैसा ही बिहेव इसके साथ होता, ओनली देन वी कैन से कि इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ, राइट गाइस। नेक्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन क्यों जरूरी है। आप लोग अगर किसी के पास ट्यूशन भी जाओगे या किसी स्कूल में एडमिशन लेने चले गए, दो स्कूल थे, लेट अस सपोज एक्स स्कूल एंड वाई स्कूल, दोनों स्कूल को क्या हुआ, 20 इयर्स हो गए, तो क्या होगा, आप एडमिशन लेने इस स्कूल में गए, आपने पूछा ठीक है जी स्कूल तो अच्छा है, 20 साल हो गए, आपने पूछा आपके टीचर को कितना एक्सपीरियंस है मैथ्स वाले को, तो उन्होंने कहा हमारा जो टीचर है ना जी उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, अभी अपॉइंट किया हम लोगों ने जस्ट लास्ट ईयर। फिर आप गए दूसरे स्कूल में, वहां पे आपने पूछा सर आपके स्कूल को 20 इयर्स हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है ओके। अब हमने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपके मैथ्स के टीचर को कितना टाइम हो गया यहां पे जॉब करते हुए, उन्होंने मेरे को क्या बोला, कहते नहीं इनको 15 साल हो गए यहां पे जॉब करते हुए। तो मैं क्या करूंगा, आई विल प्रेफर दिस वन स्कूल,
क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इस स्कूल में स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज है। अगर इस आदमी को 15 साल हो गए तो इसके पास कुछ तो चीज होगी ना, राइट। और दूसरी चीज, अगर बार बार एम्प्लॉय चेंज करेंगे, बार बार टीचर चेंज होता रहेगा, तो क्या होगा? बच्चों को भी समझ में नहीं आने वाला। और अगर मैं कंपनी की बात करूं, अगर कंपनी में मैं बार बार एम्प्लॉय चेंज करूंगा तो क्या होगा? नया एम्प्लॉय आया, उसको ट्रेनिंग दी, 6 महीने ट्रेनिंग देने में लग गए, 6 महीने के बाद वो कहता है ओके सर बाय बाय आई एम गोइंग, क्या हो जाएगा? फिर दोबारा से पर्सन आएगा, उसको ट्रेनिंग दूंगा। और अगर वही पर्सन मेरे पास 5-10 साल काम कर लेता है तो उसको सारा काम आगा इफेक्टिवली एफिशिएंटली करेगा। तो ये प्रिंसिपल इस चीज के ऊपर क्या देता था? स्ट्रेस देता था कि आपको अपनी इंप्लॉय टर्नओवर क्या करनी है, कम करनी है। जितने लंबे टाइम तक आप एक एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रख सकते हो, आपको रखना चाहिए। ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी बनी रहे, सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाए? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड यू कैन अचीव योर गोल्स। नेक्स्ट वी हैव इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव क्या कहता था? इनिशिएटिव कहता था कि भाई आप अपने एम्प्लॉय को काम दे दो, राइट, और उनको बोलो कि आपको ये काम अपने वे में करना है। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। मींस मैं क्या करूंगा? अपने एम्प्लॉय को मैंने काम दे दिया, मैंने कहा लेट अस सपोज मैं सेल्स मैनेजर था, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया भैया इस मंथ हम लोगों को 1 लाख रुपीस की सेल करनी है। एम्प्लॉय था जेड, मैंने कहा आपकी इच्छा है, जैसे आप काम करना चाहते हो, यू हैव टू डू। अब क्या होगा? ये आदमी नए नए सजेशंस लेके आएगा, हाउ वी कैन इंक्रीज द सेल। और अगर इसने टारगेट अचीव कर लिया तो मैं भी इससे पूछ सकता हूं भैया कैसे किया, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाई। तो इन्होंने बोला कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय को काम देना चाहिए, काम दो और उसको बोलो आपको ये काम क्या करना है, आपके हिसाब से करना है, एज यू वांट टू कंप्लीट दिस वर्क। इससे क्या होता था? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी आ जाती थी। मींस हर इंडिविजुअल क्या चाहेगा? काम एफिशिएंट इफेक्टिव वे में, बेटर वे में करे ताकि उसको रिकॉग्निशन मिले, राइट। सो ये था हम लोगों के पास इनिशिएटिव का प्रिंसिपल। मींस एम्प्लॉय को काम दो और उन्हें ही बोलो कि यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, आप इस काम को करके लेके आओगे। ऐसा नहीं था कि इन दैट केस आप जो बॉस होगा वो उनकी हेल्प नहीं करेगा, बॉस को भी हेल्प करनी चाहिए अगर एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आ रही है तो, बट मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉय को कि आप खुद ये काम करो एंड फाइंड आउट द न्यू वेज टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट, स्पिरिट द कॉर्प्स, सबसे बड़ी चीज। ये क्या कहता था? ये कहता था आप आई का यूज नहीं करोगे, what you are going to use, you are going to use we। क्रिकेट मैच होते हैं, कभी भी किसी भी कैप्टन को आप देख लेना, वो कभी ये नहीं बोलेगा आई प्लेड वेल, नहीं बोलने वाले। दे ऑलवेज से आवर टीम और वी प्लेड वेल, राइट। सो इन्होंने बोला कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक टीम वर्क बना के रखना चाहिए। स्पिरिट द कॉर्प्स क्या कहता था? टीम वर्क के साथ काम करो। अगर आप टीम वर्क के साथ काम करोगे, टीम स्पिरिट अपनी यूनिट में ले आओगे, अपने एम्प्लॉइज में ले आओगे, तो यू कैन अचीव योर टारगेट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, राइट गाइस। सो ये थे हम लोगों के पास हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, राइट। सो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियोस देखना चाहते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, राइट गाइस। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।